नमस्कार। और हमारे पास नागपुर डिवीजन की पिछली चीफ लोको इंस्पेक्टर परीक्षा के कुछ प्रश्न हैं और इन्हें लोको पायलट राजू कुमार ने हल किया है और समझाया भी है। तो ये सिर्फ परीक्षा के सवाल नहीं है, बल्कि ये उन जटिल प्रणालियों, उन महत्वपूर्ण पुर्जों और अहम सुरक्षा उपायों की खिड़कियां हैं जिनका ज्ञान एक लोको इंस्पेक्टर के लिए मतलब बेहद जरूरी है। तो आपसे एक सवाल है, प्रश्न 61, WAG-9 लोको में एक ZTL स्विच होता है। सुनने में बड़ा टेक्निकल लग रहा है, इसका काम क्या है असल में? हाँ, ये ZTL स्विच जो है, देखिए इसका पूरा नाम तो जामन में है, ज़ुग टाइप्स एनर्जी लिमिटेशन। पर आसान भाषा में कहें तो ये मैक्सिमम ट्रैक्शन को लिमिट करता है। मतलब खींचने की ताकत पे एक सीमा लगाता है। अच्छा, सीमा क्यों? ताकि पहिए ज्यादा स्लिप ना करें या सिस्टम ओवरलोड ना हो। ये लोको पायलट के डेस्क पर ए पैनल पे होता है और नॉर्मली मतलब आमतौर पर ऑफ रहता है। ये एक तरह का सेफ्टी और कंट्रोल फीचर है। ओके ओके, ताकत को काबू में रखने का तरीका। अच्छा, इसी तरह एक और सवाल है, प्रश्न 63, WAP-7 लोको का जो मुख्य ट्रांसफॉर्मर है, TFP जिसे कहते हैं, हाँ, TFP। उसकी KVA रेटिंग पूछी गई है। ये KVA रेटिंग क्या बताती है? केवीए का मतलब है किलो वोल्ट एम्पियर। ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मर्स की पावर हैंडलिंग कैपेसिटी है कि वो कितनी बिजली संभाल सकता है। WAP-7 के लिए ये 7775 केवीए है। 7775 KVA। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये रेटिंग लोको के टाइप और उस पे क्या लोड जुड़ा है उस पर निर्भर करती है। अच्छा। जैसे मालगाड़ी वाले WAG-9 में ये कम होती है, 6531 केवीए। और WAP-7 में अगर HOG सिस्टम लगा है, HOG, हेड ऑन जनरेशन। हाँ, हेड ऑन जनरेशन, जो पूरी ट्रेन को बिजली देता है, तो अगर एक HOG है तो रेटिंग बढ़कर 7475 केवीए हो जाती है। और अगर 2 HOG लगे हैं तो 7775 केवीए। तो ये सीधे सीधे लोको की पावर सप्लाई क्षमता दिखाता है। समझ गए, मतलब जितनी जरूरत उतनी क्षमता वाला ट्रांसफॉर्मर। अब एक और टेक्निकल चीज, गियर रेशियो। एक सवाल है, प्रश्न 64, WAG-9H लोको का गियर रेशियो। देखिए, मोटर के रोटर पर एक छोटा गियर होता है, उसे पिनियन कहते हैं। और एक्सल पर एक बड़ा गियर होता है, उसे बुल गियर कहते हैं। इन्हीं के दांतों का जो अनुपात है वही गियर रेशियो कहलाता है। तो अलग अलग लोको में ये अनुपात क्या होता है फिर? उदाहरण के लिए जैसे WAG-9 का रेशियो है 15-77, मतलब पिनियन के 15 दांत और बुल गियर के 77। WAG-9H का है 21-107, WAP-7 का 20-77 और WAP-5 का है 17.3567। ये रेशियो सीधे तौर पर लोगों के प्रदर्शन को निर्धारित करते हैं। जैसे WAG-9 का जो रेशियो है वो कम स्पीड पर ज्यादा टॉर्क देता है, तो वो भारी मालगाड़ियां खींचने के लिए अच्छा है। जबकि WAP-7 का रेशियो से तेज गति वाली यात्री गाड़ियों के लिए बेहतर बनाता है। हाँ, ये समझना दिलचस्प है कि कैसे एक छोटे से अनुपात से लोगों का पूरा कैरेक्टर बदल जाता है। एक और सवाल, प्रश्न 83, WAP-4 लोगों की TFP रेटिंग के बारे में है। क्या ये भी अलग है? हाँ, WAP-4 थोड़ा पुराना डिजाइन है WAP-7 के मुकाबले, तो इसमें HET कंपनी का 5400 केवीए का ट्रांसफॉर्मर होता है। हाँ, और यही रेटिंग WAG-7 में भी मिलती है। जबकि उनसे भी पहले के जो लोको थे WAG-5 और WAP-1, उनमें तो और कम 3900 केवीए का ही होता था। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे तकनीक और ज़रूरतें बदलीं, ट्रांसफॉर्मर की क्षमता भी बढ़ती गई। बिल्कुल। और स्पीड की बात करें तो WAG-12B लोको, प्रश्न 79, की मैक्सिमम स्पीड कितनी बताई गई है? ये तो काफी नया और पावरफुल लोको है ना? हाँ, WAG-12B भारत के सबसे शक्तिशाली इंजनों में से है, डबल सेक्शन वाला। इसकी अधिकतम डिजाइन स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये खासतौर पर भारी माल ढुलाई के लिए ही बना है। 100 kmph, ठीक है। तो ये तो हुई कुछ लोकों की खास बातें। अब जरा इनके अंदर लगे कुछ जरूरी पुर्जों और उनके काम करने के तरीके पर आते हैं। एक सवाल, प्रश्न 62, IGBT के बारे में है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ये किस तरह का कंट्रोल डिवाइस है? IGBT? हाँ, ये एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। वोल्टेज कंट्रोल? हाँ, ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पहले जो डिवाइस इस्तेमाल होते थे, जैसे GTO गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, वो करंट कंट्रोल डिवाइस थे। IGBT ज़्यादा आधुनिक हैं, तेज़ हैं, ज़्यादा कुशल हैं। अच्छा। और ये आजकल के जो 3 फेज लोको हैं, उनमें मोटर को जो पावर सप्लाई जाती है, उसे कंट्रोल करने में इनकी बहुत अहम भूमिका है। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कैसे आगे बढ़ी है, करंट कंट्रोल करने का तरीका ही बदल गया है।
करंट से वोल्टेज पर आ गया। टेक्नोलॉजी का विकास दिखता है इसमें। अच्छा, अब एक और वाल्व की बात करते हैं, ABD वाल्व यानी ऑटो ब्लो डाउन वाल्व। इसे कौन ऑपरेट करता है और इसका काम क्या है? इसे VAAD नाम का एक छोटा इलेक्ट्रोवॉल्व ऑपरेट करता है। VAAD मतलब इलेक्ट्रोवॉल्व फॉर ऑटो ड्रेन, ऑटो ड्रेन। मतलब पानी निकालने के लिए। बिल्कुल। ये पारंपरिक लोकों में जो मेन हवा का कंप्रेसर होता है, MCP, उसके कंट्रोल सर्किट में होता है। जब कंप्रेसर हवा का प्रेशर बना के रुकता है, मतलब कटआउट होता है, हाँ। तब ये वैड वॉल्व थोड़ी देर के लिए खुलता है और कंप्रेस्ड एयर सिस्टम में जो पानी की नमी जमा हो जाती है उसको बाहर निकाल देता है। अच्छा, ये तो जरूरी है वरना जंग वगैरह लग सकता है। हाँ, जंग भी लग सकता है और सर्दियों में पानी जम भी सकता है, जिससे दिक्कत हो सकती है। हवा की क्वालिटी बनाए रखना कितना जरूरी है, इसी से जुड़ा एक और सवाल। प्रश्न 67 है, 3 फेज लोको के एयर ड्रायर में एक ह्यूमिडिटी इंडिकेटर लगा होता है, उसका रंग नॉर्मली क्या होता है? सामान्य स्थिति में जब ड्रायर ठीक काम कर रहा है तो उसका रंग नीला होता है। नीला। हाँ, नीला। नीला रंग ये दिखाता है कि एयर ड्रायर अपना काम सही से कर रहा है, हवा से नमी सोख रहा है। लेकिन अगर इसका रंग बदल जाए, जैसे लैवेंडर, सफेद, पीला या भूरा हो जाए, तो ये एक तरह की चेतावनी है कि ड्रायर की नमी सोखने की क्षमता या तो खत्म हो गई है या उसमें कोई खराबी आ गई है। और अगर हवा में नमी रह गई तो फिर ब्रेक सिस्टम या दूसरे न्यूमेटिक सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब रंग देखकर ही पता चल जाता है कि सिस्टम ओके है या नहीं। अब पारंपरिक लोगों के एक बहुत ही अहम हिस्से पर आते हैं, GR यानी ग्रेजुएटर। एक सवाल, प्रश्न 68, WAG 7 लोकों में GR के विषम सेगमेंट्स की संख्या पूछता है। ये GR आखिर चीज क्या है? GR या ग्रेजुएटर ये पारंपरिक लोकों में स्पीड कंट्रोल का मुख्य जरिया है। समझिए कि बड़े रोटरी स्विच जैसा है। रोटरी स्विच। हाँ, ये मेन ट्रांसफार्मर से अलग-अलग वोल्टेज की टैपिंग्स को चुनकर ट्रैक्शन मोटर को सप्लाई देता है। इसी से लोकों की स्पीड घटती बढ़ती है। इसमें कॉन्टैक्ट सेगमेंट्स की रिंग्स होती हैं। अच्छा, और ये विषम सेगमेंट? प्रश्न की वैसे थ्योरी के हिसाब से 1 से 31 तक 16 विषम संख्याएं होती हैं। हो सकता है गिनने का कोई खास तरीका हो या स्रोत में शायद कोई टाइपो हो, पर मुख्य बात यह है कि ये काफी जटिल लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे एयर सर्वो मोटर ASMGR घुमाता है। देशों को देखें। एक सवाल प्रश्न 72 पूछता है कि एरर टेको जनरेटर का संदेश क्यों आता है? ये टेको जनरेटर क्या है? टेको जनरेटर, हाँ, ये ट्रैक्शन मोटर की शाफ्ट से जुड़ा होता है और मोटर कितनी तेजी से घूम रही है ये मापता है। स्पीड मापता है। हाँ, स्पीड। ये जानकारी फिर कंट्रोल सिस्टम को जाती है, जो इसका इस्तेमाल व्हील स्लिप रोकने, स्पीड मेंटेन करने और ब्रेकिंग में मदद करने के लिए करता है। तो ये एरर क्यों आता है? अगर ये एरर संदेश आ रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि टेको जनरेटर में या तो ग्रीस ज्यादा भर गया है, या उसका बेरिंग खराब हो गया है, या फिर हो सकता है कि पहियों और पटरी के बीच पकड़ कमजोर है, जिसे हम पुअर एडिजन कहते हैं। अच्छा, ये लगा कहाँ होता है? WAG 9W, WAP 7 में ये चौथे एक्सल व्हील नंबर 8 पर होता है और WAP 5 में तीसरे एक्सल व्हील नंबर 6 पर लगा होता है। यानी ये लोको की नब्ज की तरह है, स्पीड पर नजर रखता है। अच्छा, एक सीधा सा सवाल, प्रश्न 73, 3 फेज लोको की छत पर कितने रूफ बार होते हैं? 3 होते हैं, 03। 3? हाँ, 3 मोटी कंडक्टिंग बार होती हैं, जिनका काम दोनों पेंटोग्राफ से आने वाली हाई वोल्टेज 25 kV सप्लाई को आपस में जोड़ना और फिर उसे लोको के अंदर VCB तक ले जाना होता है। वाह। एक और तकनीकी चीज, हार्मोनिक फिल्टर। इसका मुख्य कॉन्टैक्टर कौन सा है? प्रश्न 88, और ये हार्मोनिक फिल्टर करते क्या हैं? हार्मोनिक फिल्टर का जो मेन कॉन्टैक्टर है वो है 8.1। 8.1। हाँ, और ये फिल्टर जरूरी इसलिए हैं क्योंकि लोको में जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते हैं, जैसे रेक्टिफायर, इन्वर्टर, हाँ। वो बिजली की सप्लाई में कुछ डिस्टॉर्शन पैदा करते हैं, जिन्हें हार्मोनिक्स कहते हैं। ये फिल्टर उन हार्मोनिक्स को कम करते हैं, जिससे पावर की क्वालिटी सुधरती है और ग्रिड पर भी असर कम पड़ता है। अच्छा, तो ये बिजली को साफ करते हैं एक तरह से? बिल्कुल। फिल्टर बैंक FB क्यूबिकल में 3 कॉन्टैक्टर होते हैं। 8.1 फिल्टर को चालू बंद करने वाला मेन कॉन्टैक्टर है, 8.2 फिल्टर एडॉप्शन के लिए और 8.41 डिस्चार्ज के लिए होता है। समझ गई। अब एक रिले के बारे में सवाल है, प्रश्न 99, रिले 126.5 का नाम और लोकेशन क्या है? इस रिले को MCE ऑफ रिले कहते हैं। MCE मतलब मेन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक। MCE ऑफ रिले। हाँ, और ये SB1 क्यूबिकल में लगी होती है। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को बंद करने में भूमिका निभाती है। ओके, और एक और महत्वपूर्ण चीज है SL। प्रश्न 75, अगर SL में
अर्थ फॉल्ट हो जाए तो कौन सी रिले है जो सर्किट ब्रेकर डीजे को ट्रिप करा देगी? पहले ये एसएल क्या होता है? एसएल का मतलब है स्मूथिंग रिएक्टर। ये लोको के नीचे लगा हुआ एक बड़ा सा इंडक्टर होता है। इंडक्टर? हाँ, देखिए, रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है, लेकिन उस डीसी में थोड़ी बहुत एसी की लहरें रिपल्स रह जाती हैं। एसएल इन रिपल्स को स्मूथ करके लगभग प्योर डीसी बनाता है, जो ट्रैक्शन मोटर के लिए बेहतर होती है। अच्छा, हाँ। तो इसमें अर्थ फॉल्ट। हाँ, अगर इस एसएल सर्किट में कहीं से करंट लीक होकर लोको की बॉडी अर्थ में जाने लगे तो इसे अर्थ फॉल्ट कहते हैं। ऐसा होने पर क्यूओपी रिले ऑपरेट होती है। क्यूओपी। हाँ, क्यूओपी मतलब ट्रैक्शन पावर सर्किट अर्थ फॉल्ट रिले। ये रिले बहुत संवेदनशील होती है और जैसे ही अर्थ फॉल्ट डिटेक्ट करती है, ये फौरन मेन सर्किट ब्रेकर डीजे को ट्रिप करा देती है ताकि किसी बड़े नुकसान या खतरे से बचा जा सके। बाप रे। तो देखिए हर कदम पर सेफ्टी का कितना ध्यान रखा गया है। चलिए, अब सीधे सेफ्टी और ट्रबल शूटिंग से जुड़े कुछ और सवालों पर बात करते हैं। प्रश्न 66 पूछता है कि WAG7 लोको में जब डायनामिक ब्रेक DBR इस्तेमाल हो रहा हो हाँ, डीबीआर। और अचानक ऊपर की तार OHE से बिजली चली जाए तो इमरजेंसी ब्रेक किस वाल्व से लगता है? ये आईपी वाल्व के जरिए लगता है। IP वाल्व? हाँ, देखिए, डीबीआर मोड में मोटरें जनरेटर बनकर ट्रेन को धीमा करती हैं, लेकिन ये बिजली पर निर्भर है। अगर ओएचई सप्लाई बंद हो जाए तो आईपी इलेक्ट्रिकल वॉल्व जो नॉर्मली एनर्जाइज रहता है वो डी एनर्जाइज हो जाता है। अच्छा। इससे जुड़ा जो मैकेनिकल वॉल्व है वो ब्रेक पाइप बीपी का प्रेशर तेजी से गिरा देता है, जिससे पूरी ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लग जाते हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि डीबीआर फेल होते ही ब्रेकिंग फोर्स खत्म हो जाएगी, तो तुरंत एयर ब्रेक का लगना जरूरी है। वाकई बहुत जरूरी सेफ्टी फीचर है ये। इसी तरह WAG9 लोको में VCD पेनल्टी लगने पर BP प्रेशर किस वाल्व से गिरता है? ये VCD क्या है? वीसीडी का मतलब है विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस। ये बेसिकली ड्राइवर की सतर्कता, उसकी अलर्टनेस को जांचता है। कैसे? ड्राइवर को एक तय समय के अंदर कुछ न कुछ एक्टिविटी करनी होती है, जैसे हॉर्न बजाना या थ्रॉटल हिलाना या एक्नॉलेज बटन दबाना। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो सिस्टम पहले चेतावनी देता है और फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो पेनल्टी ब्रेक लगा देता है। अच्छा, पेनल्टी ब्रेक। हाँ, और ये पेनल्टी ब्रेक बीपी प्रेशर को E3W71 नाम के एग्जॉस्ट वॉल्व से गिराकर लगाया जाता है। ये वॉल्व न्यूमैटिक पैनल पर होता है। ये सब इसलिए ताकि ड्राइवर हमेशा चौकन्ना रहे। यानी ड्राइवर की सतर्कता पर भी सिस्टम की नजर रहती है। अब एक और सिचुएशन देखते हैं। अब प्रश्न 70, मान लीजिए लोको चालू है, एनर्जाइज्ड है और CCB वो उड़ जाता है। हाँ। तो क्या पेंटोग्राफ फौरन नीचे आ जाएगा? नहीं, फौरन नहीं आएगा। नहीं, क्यों? पेंटोग्राफ तभी नीचे आएगा जब मेन सर्किट ब्रेकर यानी डीजे या वीसीबी ट्रिप होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक डीजे क्लोज है, पेंटोग्राफ के कंट्रोल सर्किट को बैटरी चार्जर के जरिए सप्लाई मिलती रहती है, भले सीसीबी उड़ गया हो। जब डीजे खुलेगा तभी ये कंट्रोल सप्लाई बंद होगी और पेंटो नीचे आएगा। अच्छा, ये जानना तो बड़ा दिलचस्प है कि सिस्टम कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। अब एक वार्निंग मैसेज पर आते हैं। प्रश्न 71, ट्रांसफॉर्मर टेम्परेचर लिमिट 2 ये कब आता है? ये संदेश ट्रांसफॉर्मर ऑयल के तापमान से जुड़ा है। लोको का कंट्रोल सिस्टम लगातार तापमान पर नजर रखता है। जब तापमान 80 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है लेकिन 84 डिग्री से नीचे रहता है, ये लिमिट 1 है, तो सिस्टम एहतियात के तौर पर ट्रैक्शन और ब्रेकिंग एफर्ट को घटाकर 0 कर देता है, ताकि ट्रांसफॉर्मर पर लोड कम हो और वो थोड़ा ठंडा हो सके। लेकिन अगर तापमान बढ़कर 84 डिग्री सेल्सियस, ये लिमिट 2 है, या उससे ज्यादा हो जाता है और 10 सेकंड तक बना रहता है, तो ये संदेश डिस्प्ले पर आता है। और सुरक्षा के लिए वीसीबी अपने आप ट्रिप हो जाता है, जिससे लोको पूरी तरह बंद हो जाता है। ये ट्रांसफॉर्मर को ओवरहीटिंग से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। ओके, मतलब पहले वार्निंग फिर एक्शन। सही। अब पेंटोग्राफ पर लौटते हैं। एक सवाल, प्रश्न 74, हाई रीच पेंटोग्राफ की विशेषताओं के बारे में है। ये नॉर्मल पेंटोग्राफ से कैसे अलग है? हाई रीच पेंटोग्राफ, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये खास तौर पर ऊंची ओवरहेड तारों OHE के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी कई खासियतें हैं। जैसे कि? एक तो ये 200 किलोमीटर HP तक की स्पीड पर चल सकता है, और ये 4.58 मीटर से लेकर 7.57 मीटर तक की OHE ऊंचाई पर काम कर सकता है, जो काफी वाइड रेंज है। हाँ, काफी रेंज है। नॉर्मल पेंटो में उठाने के लिए स्प्रिंग होती है। इसमें एयर बैलो यानी हवा के थैले होते हैं,
कंट्रोल के लिए सर्वो मोटर की जगह न्यूमैटिक कंट्रोल बॉक्स होता है और इसमें 2 खास सेफ्टी डिवाइस भी होते हैं। सेफ्टी डिवाइस कौन से? पहला है ADD यानी ऑटो ड्रॉप डिवाइस। अगर पैंटो की कार्बन स्ट्रिप जो तार से रगड़ती है वो टूट जाए या डैमेज हो जाए तो एयर प्रेशर लीक होता है और पैंटो अपने आप नीचे आ जाता है। अच्छा। और दूसरा है ORD ओवर रीच डिटेक्शन। अगर पैंटो किसी ऐसी जगह पहुंच जाए जहां ऊपर तार नहीं है और वो ज्यादा ऊपर उड़ जाए, मतलब लगभग 3.7 मीटर से ज्यादा उड़ जाए, हाँ। तो ये डिवाइस पैंटो को अपने आप नीचे गिरा देता है ताकि वो किसी ओवरब्रिज या टनल की छत से टकरा ना जाए। इसे फिर मैनुअली रीसेट करना पड़ता है। ये ADD और ORD तो बहुत ही काम के सेफ्टी फीचर लगते हैं, खासकर हाई स्पीड पर। अब कुछ फॉल्ट फाइंडिंग वाले सीन देखते हैं। प्रश्न 76 कहता है कि अगर CCPT फ्यूज पहले नॉच पर ही उड़ गया तो ग्राउंडिंग यानी अर्थ फॉल्ट की जांच कहां करनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन में शक सबसे पहले V1 वाल्व पे जाता है। V1 वाल्व? हाँ, CCPT जो है वो कंट्रोल सर्किट का फ्यूज है। जब ड्राइवर कंट्रोलर को 0 से पहले नॉच पर लाता है तो V1 वाल्व, जो कि नॉच प्रोग्रेशन वाल्व है, वो एनर्जाइज होता है। अगर ठीक उसी समय CCPT फ्यूज उड़ रहा है तो सबसे ज्यादा संभावना यही है कि अर्थ फॉल्ट V1 वाल्व में या उसके सर्किट में है। यानी फॉल्ट कब हुआ इससे पता चल जाता है कि दिक्कत कहाँ हो सकती है। हाँ। अच्छा। इसी तरह आर्नो बेस वाले लोगों में प्रश्न 77, अगर Q119 रिले ग्राउंड है तो CCA फ्यूज कब उड़ेगा। CCA फ्यूज HBA को ऑन करते ही उड़ जाएगा। HBA मतलब बैटरी स्विच। हाँ, बैटरी का मेन स्विच। आर्नो पुराने लोगों में ऑक्सिलरी मशीनों को पावर देने वाला कन्वर्टर होता था। Q119 रिले तीसरा कंप्रेसर MCP3 को थोड़ी देर से चालू करती है और इसको सप्लाई मिलती है CCA फ्यूज से। जैसे ही आप बैटरी स्विच ऑन करेंगे, Q119 रिले एनर्जाइज होने की कोशिश करेगी और अगर उसमें ग्राउंड फॉल्ट है तो फौरन CCA फ्यूज उड़ जाएगा। ओके। एक और फॉल्ट का संकेत, प्रश्न 78, अगर पैंटो प्रेशर स्विच 91 खराब हो जाए तो DDU स्क्रीन पर क्या मैसेज आएगा? अगर पेंटो प्रेशर स्विच खराब है या फिर प्रेशर सच में कम है तो ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट DDU पर एक फॉल्ट कोड आएगा F0103P और साथ में लिखा होगा लो पेंटो प्रेशर, फॉल्टी पेंटो या ऐसा ही कुछ मिलता जुलता संदेश। ये स्विच कंफर्म करते हैं कि पेंटोग्राफ उठाने के लिए जरूरी हवा का दबाव है भी या नहीं। ठीक है। अब बात करते हैं MCB ट्रिपिंग की। अगर MCB 47.11 और 47.12 ट्रिप हो जाए, प्रश्न 80, तो क्या जांच करनी चाहिए? ये MCB किसके हैं? ये दोनों MCB मेन कंप्रेसर 1 और 2 के हैं, MCP1 और MCP2। अच्छा, कंप्रेसर के? हाँ, अगर ये ट्रिप होते हैं तो 3 मुख्य चीजें चेक करनी होती हैं। पहला, लोको के नीचे एक अनलोडर वाल्व होता है, UL, उसका कॉक खुला है या नहीं। अगर वो बंद है तो कंप्रेसर लोड पर चालू होगा और ज्यादा करंट लेकर MCB ट्रिप कर सकता है। ओके। और दूसरा? दूसरा, BR3 यानी ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3, जिससे इन कंप्रेसरों को सप्लाई मिलती है, उसे आइसोलेट करके देखें। हो सकता है कन्वर्टर में ही कोई दिक्कत हो। और तीसरा? तीसरा, MCE यानी मेन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक को एक बार रीसेट करके देखें, ऑफ करके ऑन करें। कई बार वोल्टेज में उतार चढ़ाव से भी MCB ट्रिप हो जाते हैं। तो ट्रिप होने पर एक स्टेप बाय स्टेप जांच करनी पड़ती है। अगर MCB 310.7 ट्रिप कर जाए तो क्या असर होगा? प्रश्न 81, MCB 310.7 दोनों कैब की मार्कर लाइट्स के लिए होता है। अगर ये ट्रिप हो गया तो मार्कर लाइट्स काम नहीं करेंगी। ये SB2 क्यूबिकल में होता है। और MCB 100 अगर वो ट्रिप हो जाए? प्रश्न 82, MCB 100 बैटरी चार्जर का इनपुट MCB है। बैटरी चार्जर का? हाँ, इसके ट्रिप होने से बैटरी चार्जर CHBA काम करना बंद कर देगा, बैटरी चार्ज नहीं होगी। और एक और लक्षण ये दिखेगा कि जब DJ या VCB ट्रिप होगा तो बैटरी वोल्टेज गेज UBA में कोई उतार चढ़ाव नहीं दिखेगा, क्योंकि चार्जर से आने वाली सप्लाई तो बंद हो चुकी है। लगता है हमने कंपोनेंट्स और सेफ्टी पर काफी बात कर ली। अब थोड़ा कंट्रोल सिस्टम्स पर ध्यान देते हैं। प्रश्न 85 पूछता है कि जब VCU व्हीकल कंट्रोल यूनिट के जरिए MCE मेन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक को ऑफ किया जाता है तो कौन सा कॉन्टैक्टर खुलता है? इस स्थिति में कॉन्टैक्टर 218 ओपन हो जाता है। ये कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक का मेन कॉन्टैक्टर है। 218? हाँ, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉन्टैक्टर 126 जो कंट्रोल सर्किट ऑन कॉन्टैक्टर है वो बंद रहता है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसके बंद रहने का मतलब है कि BP प्रेशर ड्रॉप नहीं होता और इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगते।
ये शायद सिर्फ कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को रीसेट करने या बंद करने का एक तरीका है बिना ब्रेक लगाए। ओके। और ड्राइवर की जो स्क्रीन होती है DDS, उसे कौन सा प्रोसेसर कंट्रोल करता है? प्रश्न 86। उसे DDA 1 और 2 प्रोसेसर कंट्रोल करते हैं। DDA मतलब डिस्प्ले डेटा कंट्रोल। ये VCU से जानकारी लेते हैं और उसे ड्राइवर के लिए स्क्रीन पर दिखाने लायक बनाते हैं। ठीक है। मल्टीपल यूनिट ऑपरेशन में मतलब जब दो लोको एक साथ जुड़े हों तो पीछे वाली लोको, जैसे ट्रॉलिंग लोको कहते हैं, उसका पेंटो नीचे करने के लिए कौन सा स्विच इस्तेमाल होता है? प्रश्न 87। पारंपरिक MU लोको में अगर सिर्फ पीछे वाले लोको का पेंटो नीचे करना है तो उसके लिए BLSN स्विच का इस्तेमाल होता है। BLSN मतलब बटन लीवर न्यूट्रल सेक्शन। BLSN। हाँ, और अगर दोनों लोको का पेंटो नीचे करना हो तो फिर ZPT जो मेन पेंटो स्विच है उसे 0 पर कर देते हैं। ओके। 90। MCE को किन तरीकों से ऑफ किया जा सकता है? MCE यानी मेन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक को मुख्य रूप से 2 तरीकों से ऑफ किया जा सकता है। एक तो BL की जो मास्टर कंट्रोल चाबी होती है उसे ऑफ करके, चाबी से? हाँ, और दूसरा है VCU रीसेट स्विच, उसका इस्तेमाल करके भी MCE को ऑफ किया जा सकता है। तो 91 है। अगर MCPA मतलब जो बेबी कंप्रेसर होता है वो काम न करे तो कौन सा MCB चेक करना है? ये MCB मतलब घर के फ्यूज जैसे होते हैं क्या? हाँ, कह सकते हैं, एक तरह से सेफ्टी स्विच। तो अगर बेबी कंप्रेसर काम नहीं कर रहा तो SB2 कैबिनेट में MCB 48.1 देखना होगा। अच्छा, SB2 में 48.1। जी हाँ, वो तो है। और ये बेबी कंप्रेसर तब प्रेशर बनाए रखने में मदद करता है जब मेन कंप्रेसर बंद हो। और एक और बात, इसी का कंटैक्टर 48.2 वो भी SB2 में ही है। ओके, तो दोनों एक ही जगह। हाँ, तो अगला सवाल प्रश्न 92 सुरक्षा से जुड़ा है। BP इमरजेंसी एग्जॉस्ट वाल्व कहाँ होता है? ये सुनने में तो काफी सीरियस लगता है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेफ्टी डिवाइस है। ये दोनों ड्राइविंग कैब में होता है, जो असिस्टेंट लोको पायलट मतलब ALP की सीट के नीचे फ्रेम के नीचे की तरफ लगा होता है। फ्रेम के नीचे? जी, अंडर फ्रेम है। जब लोको पायलट A9 हैंडल से इमरजेंसी ब्रेक लगाता है, मतलब ट्रेन को फौरन रोकना हो, हाँ हाँ। तो यही वॉल्व तेजी से ब्रेक पाइप BP का प्रेशर हवा में रिलीज कर देता है और प्रेशर के इसी तेज गिरावट से पूरी ट्रेन में जोरदार इमरजेंसी ब्रेक लगते हैं। अच्छा, तो इसकी लोकेशन जानना तो बहुत जरूरी है इमरजेंसी के लिए। बिल्कुल। फिर एक और सिस्टम है RTIS, रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका MCB कहाँ है? प्रश्न 93। ये वही है ना जिससे हमें फोन पर ट्रेन की लाइव लोकेशन पता चलती है। हाँ हाँ, बिल्कुल वही, जो सैटेलाइट से ट्रेन ट्रैक करता है। इसका MCB मिलेगा SB1 क्यूबिकल में। SB1 में? जी, आजकल ये ट्रेनों की लाइव ट्रैकिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो जाहिर है इसके सर्किट ब्रेकर का पता होना चाहिए, कभी रीसेट करना पड़े या चेक करना हो। सही बात है। अच्छा, अब बात करते हैं EP26 वाल्व की। प्रश्न 94, ये क्या कंट्रोल करता है? देखिए, EP26 वाल्व 2 चीजों को नियंत्रित करता है। एक तो MR1 मतलब मेन रिजर्वायर 1 और ड्रिप कप ऑयल सेपरेटर के ऑटो ड्रेन वाल्व को। ये वाल्व सिस्टम से नमी और तेल को अपने आप निकालते रहते हैं। अच्छा, एयर को साफ रखने के लिए? हाँ बिल्कुल। और दूसरा ये UL मतलब अनलोडर वाल्व को भी कंट्रोल करता है। ये UL भी अंडर फ्रेम में लगा होता है। ये सब मिलकर लोगों के एयर सिस्टम को सही और भरोसेमंद बनाए रखते हैं। ओके, और हवा के सिस्टम को ठीक रखने के लिए ये ऑटो ड्रेन वाल्व कितने होते हैं 3 फेज लोको में? ये भी एक सवाल था। जी हाँ, 3 फेज लोको में इनकी संख्या 2 होती है। एक MR1 के पास और दूसरा ड्रिप कप ऑयल सेपरेटर के लिए अंडर फ्रेम में। ठीक है, 2। जी, ये फिर से दिखाता है कि एयर सिस्टम का मेंटेनेंस कितना जरूरी है। अब आते हैं इंजन की ताकत पर। प्रश्न 95 में WAG7 लोको का मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट मतलब खिंचाव बल पूछा गया है। 44 टन बताया गया है। जी, और तुलना भी दी है WAG5 33.5 टन, WAP 22.4 टन और WAP 30.8 टन से। ये ट्रैक्टिव एफर्ट इतना मायने क्यों रखता है? देखिए, ट्रैक्टिव एफर्ट ये तय करता है कि एक लोग को खड़ी हालत से कितना वजन खींचना शुरू कर सकता है। WAG7 में G मतलब गुड्स यानी मालगाड़ी। अच्छा, G फॉर गुड्स। हाँ, तो इसका 44 टन का भारी ट्रैक्टिव एफर्ट दिखाता है कि ये भारी मालगाड़ियों को खींचने के लिए बना है, जहां शुरुआती ताकत ज्यादा चाहिए। वहीं WAP में P मतलब पैसेंजर, P फॉर पैसेंजर। सही, इनका ट्रैक्टिव एफर्ट कम होता है क्योंकि इन्हें तेज रफ्तार से पैसेंजर ट्रेनों को ले जाना होता है, जहां स्पीड ज्यादा जरूरी है।
शुरुआती खिंचाव उतना नहीं। समझ गई। तो लोको पायलट को पता होना चाहिए कि उसका इंजन कितना लोड खींच सकता है। बिल्कुल, और किस स्पीड पर। चलिए अब सुरक्षा से जुड़े कुछ और पहलुओं पर आते हैं। SIFA-MV की बात हो रही है प्रश्न 96 में। ये CCB ब्रेक सिस्टम में एक मैग्नेट वॉल्व 21 MV है। ये कब डी एनर्जाइज होकर बीपी प्रेशर ड्रॉप करता है? हाँ, SIFA-MV या 21 MV ये कंप्यूटर कंट्रोल ब्रेक सिस्टम का एक अहम सेफ्टी फीचर है। जब ये डी एनर्जाइज होता है, मतलब इसकी बिजली कटती है, तो ये बीपी प्रेशर गिरा देता है जिससे ब्रेक लगते हैं। ओके। और सवाल में 4 स्थितियां बताई गई हैं जब ऐसा होता है। एक, जब VCD ऑपरेट हो, मतलब ड्राइवर अलर्ट ना हो। हाँ, विजिलेंस वाला। जी। दूसरा, जब इमरजेंसी पुश बटन BPEMS दबाया जाए। तीसरा, जब लोको अपनी तेज स्पीड से 10% ज्यादा चले, ये ओवर स्पीड सेफ्टी है। अच्छा। और चौथा, जब ब्रेक का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ही फेल हो जाए। ये सब ऑटोमेटिक सेफ्टी हैं ताकि किसी भी गड़बड़ी में ट्रेन सुरक्षित रहे। ये तो बहुत जरूरी सेफ्टी फीचर्स हैं। अच्छा, प्रश्न 97 पूछता है कि कौन सा प्रोसेसर ड्रॉप होने से, मतलब फेल होने से, दोनों मेन कंप्रेसर्स MCP काम करना बंद कर देंगे? इसका जवाब है HB2 प्रोसेसर। ये सवाल दिखाता है कि आजकल के लोको कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स पर निर्भर हैं। हाँ, सही बात है। मतलब एक खास प्रोसेसर HB2 के खराब होने से इंजन के लिए हवा बनाने वाले मेन कंप्रेसर ही बंद हो सकते हैं। तो लोको पायलट को अब सिर्फ मैकेनिकल चीजें ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स की भी बेसिक समझ होनी चाहिए कि कौन सी चीज किस पे डिपेंड करती है। बिल्कुल। अब एक और गंभीर स्थिति, प्रश्न 98। अगर चलती ट्रेन में MCB 112.1 ट्रिप हो जाए, मतलब बंद हो जाए, तो क्या होगा? MCB 112.1 ये कंट्रोल सर्किट का मेन MCB है। SB2 क्यूबिकल में होता है ये भी। और अगर ये ट्रिप हो गया तो मामला गंभीर है। इसके ट्रिप होते ही VCB खुल जाएगा, मतलब मेन बिजली कट। पैंटोग्राफ नीचे आ जाएगा। MCE यानी इंजन का कंप्यूटर बंद हो जाएगा और BP प्रेशर भी गिर जाएगा, मतलब ब्रेक लग जाएंगे। यानी इंजन पूरी तरह ठप। हाँ बिल्कुल, शट डाउन। ये कंट्रोल सर्किट में किसी बड़ी फॉल्ट से बचाने के लिए एक तरह का अल्टीमेट सेफ्टी है। बाप रे। अच्छा, दो और चीजें हैं प्रश्न 99 में, ADD और ORD, ये किससे संबंधित है? ADD यानी ऑटो ड्रॉपिंग डिवाइस और ORD यानी ओवर रीच डिटेक्शन। ये दोनों हाई रीच पेंटोग्राफ से जुड़े हैं। पैंटोग्राफ जो ऊपर तार से बिजली लेता है। जी, ये सेफ्टी डिवाइस हैं। अगर पैंटोग्राफ जरूरत से ज्यादा ऊपर उठ जाए, ओवर रीच, या OHE मतलब ओवरहेड तार को नुकसान पहुंचाने का खतरा हो, तो ये डिवाइस उसे अपने आप नीचे ले आते हैं या कंट्रोल करते हैं। इससे OHE और पैंटोग्राफ दोनों बच जाते हैं। ठीक है, तो ये थे तकनीकी सवाल। वाकई लोको पायलट को इंजन के अंदर की बहुत गहरी जानकारी चाहिए। जी हाँ, हर सिस्टम की। ठीक है, अब जरा गियर बदलते हैं। अब उन सवालों को देखते हैं जो भारत की राजभाषा नीति से जुड़े हैं। ये लोको पायलट के लिए जानना क्यों जरूरी है? देखिए, लोको पायलट भारतीय रेलवे के कर्मचारी हैं और भारतीय रेलवे केंद्र सरकार के तहत आता है। तो केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को देश की राजभाषा नीति और नियमों की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ये उनके काम, ऑफिशियल लेटर लिखने पढ़ने, फॉर्म भरने, ट्रेनिंग वगैरह में काम आ सकती है। अच्छा, इसलिए ये सवाल भी इम्तिहान में होते हैं? जी। तो पहला सवाल प्रश्न 101 है, नागपुर मंडल जहां की ये परीक्षा हुई वो किस क्षेत्र में आता है राजभाषा नियमों के हिसाब से? नागपुर मंडल ख क्षेत्र में आता है। भारत सरकार ने राजभाषा नियमों को लागू करने के लिए देश को 3 क्षेत्रों में बांटा है, क, ख और ग। क, ख, ग। हाँ, क क्षेत्र में मुख्य रूप से हिंदी भाषी राज्य हैं। ख क्षेत्र में वो राज्य हैं जहां हिंदी काफी समझी और इस्तेमाल की जाती है, पर वो मुख्य भाषा नहीं है, जैसे महाराष्ट्र जहां नागपुर है, गुजरात, पंजाब। और ग क्षेत्र में बाकी राज्य, जैसे दक्षिण भारत के राज्य या पूर्वोत्तर के। अच्छा, और इस बंटवारे से क्या फर्क पड़ता है? इससे ये तय होता है कि उस क्षेत्र के सरकारी दफ्तरों में हिंदी में कितना काम होना चाहिए, केंद्र सरकार और राज्यों के बीच या आपस में पत्र व्यवहार किस भाषा में होगा वगैरह। समझ गई। ये वर्गीकरण तो ठीक है, लेकिन अगला सवाल प्रश्न 102 बड़ा मजेदार है। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। अंग्रेजी अरुणाचल प्रदेश की? हाँ, ये सुनकर कई लोगों को हैरानी होती है, पर ये सच है। ये भारत की भाषाई विविधता और उसके प्रति जो संवैधानिक नजरिया है उसे दिखाता है।
हर राज्य की अपनी अलग स्थिति है। वाकई दिलचस्प है। अच्छा, तो ये जो राजभाषा नियम है जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये बने कब थे? प्रश्न 103। ये नियम 1976 में पास हुए थे। असल में राजभाषा अधिनियम 1963 को लागू करने के लिए बनाए गए थे। एक्ट ने तो रूपरेखा दी। इन नियमों ने और ज्यादा डिटेल में बताया कि केंद्र सरकार के दफ्तरों में हिंदी और अंग्रेजी का प्रयोग कैसे होगा। और इन सब का संवैधानिक आधार क्या है? मतलब किस आर्टिकल ने हिंदी को राजभाषा बनाया? प्रश्न नंबर 104। ये है संविधान का अनुच्छेद 343(1), आर्टिकल 343(1). इसमें लिखा है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ओके, 343(1). हाँ, हालांकि इसी में ये भी था कि शुरू के 15 साल तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। बाद में राजभाषा एक्ट 1963 से अंग्रेजी का प्रयोग अनिश्चित काल के लिए जारी रखने का भी प्रावधान कर दिया गया। अच्छा, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय हिंदी समिति भी है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रश्न 105। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री? हाँ अच्छा जी। इससे पता चलता है कि सरकार हिंदी के प्रचार प्रसार को कितना महत्व देती है। ये इस मामले में सबसे ऊंची समिति है जो नीतियां तय करती है। इतिहास में जाएं तो 1955 में एक पहला राजभाषा आयोग बना था जी। उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न 106। उसके अध्यक्ष थे श्री बीजी खेर। बीजी खेर। हाँ, संविधान के आर्टिकल 344 के तहत राष्ट्रपति ने यह आयोग बनाया था। इसका काम था सरकारी कामकाज में हिंदी का इस्तेमाल कैसे बढ़ाया जाए, अंग्रेजी को कहां तक सीमित रखा जाए, इन सब पर सिफारिशें देना। ठीक है, अब संविधान की 8वीं अनुसूची की बात करते हैं जिसमें भारत की मुख्य भाषाएं हैं। प्रश्न 107 पूछता है कि इसमें शामिल एकमात्र विदेशी भाषा कौन सी है? नेपाली। नेपाली। इसे विदेशी क्यों कहा गया है? हाँ, स्रोत में विदेशी लिखा है, पर ये थोड़ा कह सकते हैं विवादित हो सकता है। देखिए, नेपाली नेपाल की मुख्य भाषा जरूर है, पर ये भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल और कई हिस्सों में लाखों भारतीय बोलते हैं। हाँ, सही बात है। इसका भारत से बहुत गहरा रिश्ता है। इसे 1992 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो तकनीकी रूप से विदेशी कहना शायद ठीक नहीं, पर हाँ, ये अकेली ऐसी भाषा है जिसका मुख्य केंद्र भारत के बाहर है। अच्छा, सरकारी कर्मचारियों के लिए हिंदी जानना जरूरी है, पर हिंदी में प्रवीणता का मतलब क्या है? ये किस नियम में बताया गया है? प्रश्न 108। हिंदी में प्रवीणता की परिभाषा राजभाषा नियम 1976 के नियम 9 में दी गई है। उसमें बताया गया है कि किन कर्मचारियों को हिंदी में प्रवीण माना जाएगा। अक्सर ये इस पर निर्भर करता है कि उन्होंने मैट्रिक हिंदी माध्यम से पास की है या नहीं, या कोई खास हिंदी परीक्षा पास की है या नहीं। ओके, नियम 9 जी। और हिंदी सीखने के लिए सरकार कुछ कोर्स भी कराती है, प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा। इनकी तुलना स्कूल के लेवल से की गई है। प्रश्न 109, ये क्या है? आइए, केंद्र सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के तहत 3 लेवल के कोर्स हैं, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जिन्हें हिंदी नहीं आती या कम आती है। स्रोत के हिसाब से प्रबोध 5वीं क्लास के हिंदी लेवल के बराबर है, प्रवीण 8वीं के बराबर और प्रज्ञा 10वीं के हिंदी लेवल के बराबर मानी जाती है। अच्छा, प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा 5वीं, 8वीं, 10वीं। जी, इन्हें पास करने पर इंसेंटिव भी मिलते हैं। और आखिरी सवाल 110 है संसदीय राजभाषा समिति के बारे में। इसमें कितने सदस्य होते हैं और कहां से? इस समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। संसद सदस्य 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। 20 लोकसभा, 10 राज्यसभा। हाँ, कुल 30। इसका काम ये देखना है कि केंद्र सरकार के कामकाज में हिंदी का प्रयोग कितना बढ़ा है और इस पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट देना, सिफारिशें करना। तो